हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एविडेंस एक्ट में कैरेक्टर से रिलेटेड प्रोविजंस को कवर करेंगे, जो कि सेक्शन 52 से 55 तक है। इससे पहले के सेक्शंस मैंने प्रीवियस की वीडियोस में कवर किए हैं, तो आप उन वीडियो से उन सेक्शंस को पढ़ सकते हैं। इससे पहले कि हम इसके जो प्रोविजंस पढ़ें, हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कैरेक्टर क्या होता है। सो व्हाट इज़ कैरेक्टर? तो सेक्शन 55 जो है ना, उसमें दिया गया है कि कैरेक्टर क्या है। ऐसे जिसकी कहीं पे डेफिनेशन नहीं है, लेकिन 55 में मेंशन है कि कैरेक्टर में क्या इंक्लूड होता है। तो सेक्शन 55 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स दैट द टर्म कैरेक्टर इंक्लूड्स बोथ रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन। तो कैरेक्टर क्या इंक्लूड करता है? रेपुटेशन और डिस्पोजिशन। रेपुटेशन इज द जनरल ओपिनियन अबाउट एन इंडिविजुअल इन द आइज ऑफ अदर, whereas disposition is how that person is in real and what are his inherent qualities। तो अब रेपुटेशन क्या होता है? रेपुटेशन का सिंपल सा मीनिंग है जो दूसरे लोग हमारे बारे में सोचते हैं, ठीक है ना। हो सकता है ना बहुत सारे लोगों का ओपिनियन हो कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हो, और बहुत सारे लोग सोचते हो कि आप अच्छे इंसान हो, तो उसको हम बोलते हैं रेपुटेशन की। मतलब दूसरों की नज़र में आपकी क्या रेप्यूटेशन है, मतलब कि आपकी क्या वैल्यू है, वो आपको किस तरीके से मानते हैं, उसको हम कहते हैं रेप्यूटेशन। अगर हम डिस्पोजिशन की बात करें, तो डिस्पोजिशन का एक सिंपल सा मतलब होता है कि आपका कोर नेचर, आपका कोर नेचर क्या है। आप रेप्यूटेशन तो कैसे भी प्रेजेंट कर सकते हो, आप लोगों के सामने अच्छा बन सकते हो, पर क्या आप सच में अंदर से अच्छे हो? अगर आप अंदर से बैड हो और लोगों के सामने अपने आप को गुड प्रेजेंट कर रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस हुआ ना। तो जब हम किसी को गुड प्रेजेंट करते हैं और उसके बाद वो लोग एक ओपिनियन बनाते हैं अपने बारे में, उसको हम कहते हैं रेप्यूटेशन। पर जो एक्चुअल में हम हमारे अंदर से हैं, हमारे इनसाइड से जो हमारा कोर नेचर है, उसको हम कहते हैं डिस्पोजिशन। तो आई होप आपको रेपुटेशन और डिस्पोजिशन के बीच में क्या फ़र्क है ये समझ में आया होगा, और कैरेक्टर क्या इंक्लूड करता है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है सेक्शन 52। इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इररिलेवेंट। In civil cases, the fact that the character of any person concerned is such as to render probable or improbable any conduct imputed to him is irrelevant, except in so far as such character appears from facts otherwise relevant। तो सेक्शन 52 क्या कह रहा है कि सिविल केसेस के केस में जब किसी पर्सन का जो कंडक्ट है वो क्वेश्चन में है, या कंडक्ट से रिलेटेड उस पर कोई चार्ज है, तो उसके केस में हम उसके कैरेक्टर का ऐसा कोई एविडेंस नहीं देंगे जो कि उसके कंडक्ट को प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल बनाता हो। अगर ऐसा कोई कैरेक्टर से रिलेटेड एविडेंस दिया जाता है कंडक्ट के केस में, तो उस एविडेंस को हम इररिलेवेंट मानेंगे सिविल केस के, अगर हम सिविल केस की बात करें तो। एक्सेप्ट इन सो फार एज सच करेक्टर अपियर्स फ्रॉम फैक्ट अदरवाइज रिलेवेंट। ओनली एक एक्सेप्शन है जो ये कह रहा है कि जहाँ पर फैक्ट जो है अदरवाइज रिलेवेंट है, तो उस केस में हम कैरेक्टर का एविडेंस दे सकते हैं। अब इस सेक्शन को हम इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो इस इलस्ट्रेशन के थ्रू अपन को क्लियर हो जाएगा। तो इसका इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है? अ बिजनेसमैन इज चार्ज विथ फ्रॉड। ठीक है, तो बिजनेसमैन के ऊपर चार्ज लगा कि उसने फ्रॉड किया है। इन दिस केस नो एविडेंस ऑफ फैक्ट कैन बी ट्रीटेड एज रिलेवेंट विच स्टेट्स दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन, दैट इज द कैरेक्टर इज सच दैट ही कैन नेवर कमिट फ्रॉड। ठीक है, तो इस केस में ऐसा कोई सा भी उसके कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दिया जाएगा जो कि ये शो करे कि वो एक ऑनेस्ट मैन है। ऐसा क्यों? अगर उसके ऐसा एविडेंस दे दिया गया है कि वो ऑनेस्ट मैन है, तो उसका कैरेक्टर यहाँ क्या शो कर रहा है कि ऑनेस्ट मैन तो कभी भी फ्रॉड कमिट नहीं कर सकता, तो इस तरह का एविडेंस नहीं दिया जाएगा। इसका सेकेंड इंस्टेंस क्या कह रहा है? नीदर कैन द अपोजिट पार्टी प्रेजेंट एविडेंस ऑफ द फैक्ट दैट एज कैरेक्टर हैड बीन सो ट्रिकी दैट ही मस्ट हैव कमिटेड द फ्रॉड। और जो अपोजिट पार्टी, वो भी उसके कैरेक्टर का ऐसा एविडेंस नहीं देगी कि यार ये जो इंसान है ना, ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी और ये तो ऐसे ही सारे काम करता है। तो अपोजिट पार्टी भी ऐसा कोई एविडेंस नहीं देगी जिससे कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए कि ए जो है वो फ्रॉड कमिट कर सकता है, क्योंकि उसका कैरेक्टर ही ऐसा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि नहीं तो हमें ऐसा कोई एविडेंस देना है जो फेवर की बात करे, और नहीं ऐसा एविडेंस देना है जो अगेंस्ट की बात करे। मतलब कि सिविल केस के मैटर्स में हमें कैरेक्टर से रिलेटेड कोई भी एविडेंस नहीं देना है। इसका अंडरलाइन प्रिंसिपल क्या है? ऐसा क्यों बोला गया है इसके अंदर कि सिविल केसेस में कोई एविडेंसेस नहीं देंगे? क्योंकि जो कोर्ट है ना, उसका मेन काम है कि केस को फैक्ट्स के बेसिस पे देखे, ना कि कैरेक्टर के बेसिस पे देखे। इसलिए ये 52 जो है वो कहता है कि सिविल केसेस में कैरेक्टर रिलेवेंट नहीं माने जाते। नेक्स्ट इसके एक्सेप्शंस देखते हैं। अब इसके 52 के है ना 2 एक्सेप्शंस हैं।
पहला एक्सेप्शन है सेक्शन 55 कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस। तो दो केसेस है, इसके दो एक्सेप्शन है जहाँ पे हम सिविल केसेस में जो है कैरेक्टर का एविडेंस दे सकते हैं। पहला एक्सेप्शन तो आपका कह रहा है सेक्शन 55 के अंदर, जिसकी हेडिंग है कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस। In civil cases, the fact that the character of any person is such as to affect the amount of damages which he ought to receive is relevant. तो सेक्शन 55 क्या कह रहा है कि वो पर्सन जो कि क्या कर रहा है, डैमेजेस के अमाउंट को क्लेम कर रहा है और उसके अगेंस्ट कोई ऐसा एविडेंस है उसके कैरेक्टर से रिलेटेड, अगर वो एविडेंस जो है कोर्ट में शो कर देती है सामने वाली पार्टी, तो जिससे वो डैमेजेस की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तब उस एविडेंस को क्या मानेंगे, रिलेवेंट मानेंगे सिविल केसेस के मैटर में। इसको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझे। मान लो प्लेंटिफ जो है कोई केस लेके आया और उसमें वो डैमेजेस क्लेम कर रहा है। अब जो डिफेंडेंट जो है ना, उसके पास ऐसा एविडेंस है प्लेंटिफ के कैरेक्टर का जिससे कि वो डैमेजेस की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो वो डिफेंडेंट जो है ना उसके प्लेंटिफ के कैरेक्टर का एविडेंस जो है कोर्ट में दे सकता है और उस एविडेंस को जो है कोर्ट क्या मानेगा, रिलेवेंट मानेगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन सेक्शन 52, 53, 54 एंड 55 द वर्ड कैरेक्टर इंक्लूड्स बोथ रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन। ये वही वाली चीज़ है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कैरेक्टर की डेफिनेशन बताई थी कि कैरेक्टर क्या होता है, तो ये एक्सप्लेनेशन है, इसको भी अपन पढ़ लेते हैं। But except as provided in section 54, evidence may be given only of general reputation and general disposition and not of particular acts by which reputation or disposition were shown। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि जो कैरेक्टर जो है ना 52, 53, 54, 55 में वो क्या इंक्लूड करता है, रेपुटेशन को भी इंक्लूड करता है और डिस्पोजिशन को भी इंक्लूड करता है। एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54, जो कि अभी अपन पढ़ेंगे। एविडेंस में भी गिवन, जो एविडेंस है वो कैसे कैरेक्टर का देना है, जनरल रेपुटेशन का और जनरल डिस्पोजिशन का। ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर एक्ट का दे दो, ठीक है। तो जनरल रेपुटेशन और जनरल डिस्पोजिशन के का ही एविडेंस देना है। नाउ सेकेंड एक्सेप्शन, पहला एक्सेप्शन था सेक्शन 55, अब सेकेंड एक्सेप्शन क्या है सेक्शन 52 का, उसको देखते हैं। व्हेन द कैरेक्टर ऑफ द पार्टी इज इटसेल्फ अ फैक्ट इन इशू देन द एविडेंस पर्टेनिंग टू द कैरेक्टर ऑफ दैट पार्टी इज रिलेवेंट। तो सेकेंड एक्सेप्शन क्या कह रहा है कि जो पार्टी का कैरेक्टर है ना वो इटसेल्फ एक फैक्ट इन इशू है, ठीक है, तब उस कैरेक्टर के एविडेंस को हम क्या मानेंगे, रिलेवेंट मानेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ डिवोर्स इज सॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी ऑफ हस्बैंड, इन सच केस एविडेंस pertaining to the character of the husband will be relevant as the cruel character is itself a fact in issue। ठीक है, अब जो है यहाँ पे डिवोर्स वाला केस चल रहा है और डिवोर्स कौन से ग्राउंड पे लिया जा रहा है कि हस्बैंड जो है वो क्रुएलिटी करता है। तो अब हस्बैंड का जो क्रुएल नेचर है ना उसका एविडेंस दिया जाएगा, उसके क्रुएल कैरेक्टर का एविडेंस दिया जाएगा। तो ऐसे एविडेंस को यहाँ पे रिलेवेंट माना है क्योंकि जो वो क्रुएलिटी कर रहा है वो इटसेल्फ फैक्ट इन इशू है, मतलब कि उसका क्रुएल जो कैरेक्टर है वो इटसेल्फ एक फैक्ट इन इशू है। तो यहाँ पे अगर कैरेक्टर का एविडेंस देंगे तो इस एविडेंस को रिलेवेंट माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 53। इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर रिलेवेंट। तो अब क्रिमिनल केसेस में क्या है, प्रीवियस गुड कैरेक्टर को रिलेवेंट माना जाता है। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट द पर्सन अक्यूज इज ऑफ अ गुड कैरेक्टर इज रिलेवेंट। तो सेक्शन 53 का अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है कि क्यों क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अक्यूज का जो गुड कैरेक्टर होता है उसको रिलेवेंट माना जाता है। तो इसके पीछे रीज़न यही है कि अगर कोई पर्सन है, मतलब कि जो अक्यूज्ड है, अगर उसका कैरेक्टर जो है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक गुड कैरेक्टर है, ठीक है, उसके कैरेक्टर पे कभी कोई क्वेश्चन रेज नहीं हुआ और वही पर्सन जो है अब कुछ ऐसा एक्ट कर देता है, तो ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि वो जब उसने वो एक्ट किया तब भी उसका कैरेक्टर जो है क्या रहा होगा, गुड कैरेक्टर ही रहा होगा। तो एक ऐसा प्रिजम्पशन होता है कि किसी पर्सन का अगर लॉन्ग टाइम से गुड कैरेक्टर है तो कुछ एक्ट जो हुआ है उस वक्त भी उसका कैरेक्टर जो है वो गुड ही रहा होगा, तो ऐसा प्रिज्यूम करके चलते हैं। अब केस लॉ देखते हैं। हबीब मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द कैरेक्टर ऑफ द अक्यूज कैन हेल्प इन डिटरमाइनिंग द इनोसेंस और गिल्ट ऑफ द अक्यूज। इट कैन हेल्प इन ईदर मेकिंग हिम सस्पिशियस और फ्री फ्रॉम ऑल द सस्पिशंस। अक्यूज इज अलाउड टू प्रूव जनरल गुड कैरेक्टर इन द क्वेश्चन ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, तो क्या है कि जो उसका कैरेक्टर होता है उससे क्या डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या वो इनोसेंट है या वो गिल्ट है। तो अक्यूज के पास, अक्यूज को जो है एक राइट दिया गया है, उसको अलाउ किया गया है कि वो अपने गुड कैरेक्टर का एविडेंस जो है यहाँ पे दे सकता है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 53A, एविडेंस ऑफ कैरेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल
experience not relevant in certain cases. In a prosecution for offense under section 354, 354A, 354B, 354C, 354D, section 376, 376A, 376AB, section 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB or section 376E of the Indian Penal Code, or for attempt to commit any such offense, or where the question of consent is an issue. अब क्या हो रहा है कि कोई भी जो ये प्रोसिक्यूशन के बारे में, मतलब कि जो विक्टिम है उसके बारे में बोला गया है कि अगर कोई भी उसके अगेंस्ट ऑफेंस कमिट होता है इन सारे सेक्शंस के अंदर, जो ये भी सारे अपन ने सेक्शंस पढ़े ना, ये इनके अंदर अगर कोई भी ऑफेंस कमिट हो रहा है उसके अगेंस्ट में, या फिर कोई ऐसा या फिर उसका अटेम्प्ट किया जाता है उस ऑफेंस को कमिट करने का, तो उसमें अगर क्वेश्चन आया है कि क्या उस विक्टिम की कंसेंट थी या नहीं थी, तो एविडेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम और ऑफ सच पर्सन प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस विद एनी पर्सन शैल नॉट बी रिलेवेंट ऑन द इशू ऑफ सच कंसेंट और द क्वालिटी ऑफ कंसेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन रेज हुआ, अगर वहाँ अक्यूज ऐसे कह देता है कि भैया इस विक्टिम ने तो मुझे कंसेंट दी थी, तो वहाँ पे उसकी कंसेंट को रिलेवेंट नहीं माना जाएगा। अगर वो कुछ ऐसा एविडेंस भी दे देता है ना कंसेंट का, तो भी रिलेवेंट नहीं माना जाएगा। और क्या नहीं माना जाएगा, उसका प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस किसी भी और पर्सन के साथ, उसको भी रिलेवेंट नहीं मानेंगे। दो चीज़ों को रिलेवेंट नहीं मानेंगे 53A में जो ये सेक्शंस है इनके केसेस में। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 54, प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रिलेवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। In criminal proceedings, the fact that accused person has a bad character is irrelevant। ठीक है, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में सिर्फ गुड कैरेक्टर को रिलेवेंट माना जाता है। अगर बैड कैरेक्टर का एविडेंस दिया जाता है तो उसको हम क्या मानेंगे, इररिलेवेंट मानेंगे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। अनलेस, लेकिन क्या, देखो कंडीशन देखो, अनलेस एविडेंस हैज बीन गिवन दैट ही हैज अ गुड कैरेक्टर, इन विच केस इट बिकम्स रेलेवेंट। तो सेक्शन 54 के अंदर जो है बैड कैरेक्टर को रिलेवेंट नहीं माना गया। अगर प्रोसिक्यूशन जो है अक्यूज के बैड कैरेक्टर से रिलेटेड कोई भी एविडेंस देता है तो उस एविडेंस को जो है इररिलेवेंट मानेंगे। लेकिन जो ये अपन ने पढ़ा ना, अनलेस एविडेंस हैज़ बीन गिवन दैट ही हैज़ अ गुड कैरेक्टर इन विच केस इट बिकम्स रिलेवेंट। ठीक है, लेकिन अक्यूज जो है अपने गुड कैरेक्टर का एविडेंस दे देता है। ठीक है, तो उस केस में प्रोसिक्यूशन जो है फिर क्या कर सकता है, बैड कैरेक्टर का जो एविडेंस है वो प्रेजेंट कर सकता है अक्यूज के अगेंस्ट, और उसके एविडेंस को रिलेवेंट माना जाएगा। Explanation 1. This section does not apply to cases in which the bad character of any person is itself a fact and issue। ठीक है, तो ये जो सेक्शन 54 बात करता है ना कि बैड कैरेक्टर को जो रिलेवेंट नहीं मानेंगे, लेकिन अगर बैड कैरेक्टर उसका अक्यूज का इटसेल्फ अ फैक्ट इन इशू है तो उस केस में जो है हम उसके एविडेंसेस को क्या मानेंगे, रिलेवेंट मानेंगे। सेकेंड एक्सप्लेनेशन कहता है अ प्रीवियस कन्विक्शन इज रिलेवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर। ठीक है, अगर अक्यूज का कोई प्रीवियस कन्विक्शन है और उसका कोई एविडेंस दे देता है तो उसको भी हम क्या मानेंगे, रिलेवेंट मानेंगे एज ए एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर। तो सेक्शन 54 में अपन ने क्या पढ़ा अभी तक कि बैड, पहली बात तो सेक्शन 54 क्या कहता है कि बैड कैरेक्टर जो है उसको रेलेवेंट नहीं मानते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर, लेकिन दो केसेस हैं, मतलब कि इसके दो एक्सेप्शंस है जबकि अक्यूज के बैड कैरेक्टर को रेलेवेंट माना जाता है। पहला, जब अक्यूज खुद अपने गुड कैरेक्टर का एविडेंस देता है तो प्रोसिक्यूशन जो है रिबर्ट में उसके बैड कैरेक्टर का एविडेंस दे सकता है। और दूसरी चीज़ क्या, दूसरी चीज़ ये कि जब उसका बैड कैरेक्टर, अक्यूज का बैड कैरेक्टर जो है वो इटसेल्फ ए फैक्ट इन इशू है, तो उस केस में उसके बैड कैरेक्टर का एविडेंस दे सकता है प्रोसिक्यूशन। और ये जो एक्सप्लेनेशन 2 है उसमें क्या बात हुई है कि अगर अक्यूज का कोई प्रीवियस कन्विक्शन है तो उसको भी क्या माना जाएगा, एविडेंस एज ए एविडेंस माना जाएगा अक्यूज के बैड कैरेक्टर का। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, रिलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर इन क्रिमिनल एंड सिविल केसेस। ठीक है ना, ये एक क्वेश्चन बनता है इस सेक्शन से, सेक्शन 54 से, और ये रिटर्न में आता है, तो आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। अगर आपको किसी भी सेक्शन में प्रॉब्लम है, कोई भी प्रोविज़न नहीं समझ आया है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं। एंड येस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।